नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार 7वें और आखिरी दौर का मतदान जारी है सुबह 7 बजे से। और फिलहाल अपडेट यह है कि वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है। और देखिए, मतदान की प्रक्रिया जो है वो शाम 6 तक चलेगी, क्योंकि सरकार के 6 मंत्री इसी फेज में चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि 6 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर है। तो उत्तर प्रदेश के 7वें फेज में पूर्वांचल के आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की 54 सीटें शामिल हैं। आजमगढ़ और जौनपुर जिले की खासतौर से अगर हम बात करें तो देखिए, यहां पर ये इनको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं। तो मऊ और गाजीपुर में उसके सहयोगी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के प्रमुख संजय चौहान का असर कहा जाता है। बाकी जिले में बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल एस का प्रभाव माना जाता है। आजमगढ़ में 10 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से देखिए 2017 में समाजवादी पार्टी ने 5, बसपा ने 4 और बीजेपी ने 1 सीट पर कब्जा जमाया था। मऊ जिले में 5 सीटों में से बीजेपी को 4 मिली थी, 1 बसपा ने जीती थी। जौनपुर जिले की 9 सीटों में से 4 बीजेपी को मिली थी, 1 अपना दल एस को, और वहीं 3 सपा और 1 बसपा को मिली थी। गाजीपुर के 7 में से 3 बीजेपी, सुभाषपा और 2 सपा को मिली थी। चंदौली की अगर बात करें तो देखिए, चंदौली में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 3 बीजेपी को और 1 सपा के खाते में गई थी। तो उत्तर प्रदेश में 7वें फेज का मतदान लगातार जारी और फिलहाल वोटिंग के 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। तो देखिए, आज यूपी में फाइनल राउंड का मतदान हो रहा है। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। पूर्वांचल का ये रण कई मायनों में खास है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि सत्ता की चाबी इसी फेज के मतदान से मिलेगी। कुल 613 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें योगी सरकार के 6 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद हो रही है। यानी इस फेज में कई वीआईपी उम्मीदवार हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी लगातार जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये 7वीं और आखिरी फेज का जो पूरा समीकरण है वो किस तरीके से सामने आ रहा है, माहौल किस तरीके से बना हुआ है। फिलहाल आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आजमगढ़, मऊ, चंदौली, मिर्जापुर और वाराणसी, जहां पर देखिए लगातार मतदान हो रहा है। भारी संख्या में तमाम मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और तमाम जो मतदाता हैं जो कि सुबह सुबह पहुंच रहे हैं, उनके जज्बे को भी लगातार प्राइम न्यूज सलाम कर रहा है। लेकिन इसके अलावा प्राइम न्यूज लगातार आप सभी से यह अपील भी कर रहा है कि आप लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होइए। अपना आपका अधिकार है मत करना, क्योंकि अगर आप मत करेंगे तभी आप सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं। इसलिए लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होइए और अपने मत का प्रयोग करिए। और देखिए, 7वां और आखिरी फेज ये है और 10 मार्च यानी कि लगभग 2 दिन के बाद नतीजे आएंगे और सबसे तेज नतीजे प्राइम न्यूज पर ही आपको मिलेंगे। एग्जिट पोल हम दिखाएंगे उससे पहले, लेकिन फिलहाल सबसे तेज नतीजे हम आपको 10 मार्च सुबह 6 से लगातार दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मतदान हो रहा है, तमाम मतदाता पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिलाएं हो, हर वर्ग अपने मत का प्रयोग करने के लिए आज पहुंच रहा है। देखिए, पूर्वांचल बेहद ही महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल में पूरी ताकत भी दिग्गजों की ओर से लगातार झोंकी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार काशी में रुके, उन्होंने जनसभा करी, रोड शो किया, तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसके अलावा आजमगढ़ में खासतौर से अगर बात करें तो देखिए, आजमगढ़ में सपा सुप्रीमो ने भी लगातार तमाम कार्यक्रम किए थे। और एक तरीके से तमाम जिले जहां पर आखिरी फेज में चुनाव हो रहा है, उन तमाम जिलों में पूरी ताकत, कह सकते हैं कि एड़ी चोटी का जोर जो है वो तमाम दिग्गजों ने डाला है। और उसका असर क्या होगा, कितने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश उनकी ओर से जो हुई है, उसका असर क्या कुछ होगा, ये तो खैर 10 मार्च को ही सामने आ पाएगा कि 10 मार्च को लखनऊ में किसका होगा राज तिलक। लेकिन फिलहाल तमाम दिग्गजों की किस्मत जो है लगातार ईवीएम में कैद हो रही है। सुबह 7 बजे से 7वें फेज का मतदान जारी है। आखिरी मतदान ये है, तमाम दिग्गजों की परीक्षा हो रही है, उनका इम्तिहान का दिन आज है। और देखिए, हालांकि इस बार पूर्वांचल के जो हालात हैं वो बदले हुए हैं, क्योंकि सियासी हालात थोड़े बदले हुए इसलिए हैं क्योंकि छोटे दलों में सुभाषपा ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 7वें फेज में बसपा का भी अपना अच्छा खासा जनाधार बताया जा रहा है, जिसके दम पर जीत की आस
बसपा पार्टी को भी है। 7 चरणों में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं वहां पर 2017 के विधानसभा चुनाव को छोड़ दे तो जातिगत समीकरण 90 के दशक से हमेशा प्रभावी रहे हैं। तो राजनीतिक विशेषज्ञ ये कहते हैं कि आखिरी फेज के चुनावों में सपा और बसपा के साथ साथ राजभर, संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल की भी परीक्षा होनी है, यानी कि तमाम जो क्षेत्रीय दल है उनका खासा प्रभाव इसी फेज में देखने को मिलेगा। वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। वो करिश्मा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उनकी भूमिका काफी निर्णायक बताई जा रही है। इसलिए आज हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे होंगे कि किन मुद्दों पर फिलहाल 7वें फेज में मतदान हो रहा है और 7वां फेज किस तरीके से अलग है, इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे और तमाम दिग्गज हमारे साथ मौजूद भी होंगे जो कि जानकारी देंगे। एक पूरा पैनल तैयार होगा, लेकिन फिलहाल आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चुनाव हो रहा है। चंदौली है, भदोई, गाजीपुर है, सोनभद्र है और जौनपुर है। देखिए, मिर्जापुर की 5 में से 4 सीटें जो हैं बीजेपी के पास हैं, एक अपना दल एस के पास है। तो सोनभद्र जिले की भी 4 सीटें हैं जिनमें से 3 पर भाजपा का ही कब्जा है और एक उसका सहयोगी दल यानी कि अपना दल एस के पास है। तो चुनौती तो होने वाली है। इसके अलावा देखिए, भदोई की भी 3 सीटें हैं जिनमें से 2 पर बीजेपी ही है और एक निषाद पार्टी को मिली थी। तो कह सकते हैं एक तरीके से कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भाजपा का पहले से ही कब्जा है, लेकिन इस बार तमाम जगहों पर, तमाम सीटों पर कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल का जवाब हम लेंगे तमाम गेस्ट से जो कि लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे। थोड़ी देर में उनके पास हम पहुंचेंगे। तो फिलहाल देखिए, 54 विधानसभा सीटें हैं और इन 54 विधानसभा सीटों पर लगातार प्रचार प्रसार हुआ। लगातार बुलडोजर नीति चाहे हो, बुलडोजर नीति के सहारे भी लगातार हमने देखा किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया। कानून व्यवस्था का भी मुद्दा उठाया गया प्रचार प्रसार के दौरान और विपक्षी दलों की ओर से भी तमाम मुद्दे जो हैं वो इस बार उठाए गए थे। तो इन मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही है या और कौन कौन से मुद्दे हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी कवरेज जो है वो सुबह 7 बजे से लगातार जारी है और देखिए देर रात तक ये कवरेज चलेगी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, मतदान केंद्र की तस्वीरें आप देखिए जहां पर बुजुर्ग महिला को व्हीलचेयर की व्यवस्था भी की गई है, सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। तस्वीरें आपको पल पल की हम दिखा रहे हैं। तमाम सहयोगी भी हमारे लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्राइम न्यूज पर सुबह से मेगा कवरेज जारी है और देखिए आज 7वां और आखिरी फेज है तो मेगा कवरेज तो इसकी भी है, लेकिन जब मतगणना होगी यानी कि जब रिजल्ट आएगा उसकी भी मेगा कवरेज लगातार प्राइम न्यूज आपको देगा। प्राइम न्यूज पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लगातार बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। फिलहाल आज आखिरी दिन है इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव का। बीते 6 चरणों का कवरेज हमने लगातार किया। तो देखिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पूरा पैनल है। हमारे साथ फिलहाल सत्यजीत सिंह है जो कि प्रवक्ता पीएसपीएल है। हमारे साथ सूची विश्वास है फिलहाल जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है। बाकी और भी मेहमान फिलहाल आगे हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आती हूँ सूची विश्वास जी आप ही के पास। पहले तो आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। थैंक यू। देखिए सूची जी, अगर हम बात करें 2017 की, तो देखिए 2017 में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इस बार कितनी उम्मीदें हैं आपको, खास तौर से इन 54 जिलों की जहां पर फिलहाल मतदान हो रहा है सुबह से? जी, हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार धरातल पर सक्रिय रही। कांग्रेसकर्ताओं ने, चाहे वो कोरोना के कुप्रबंधन का काल रहा हो, चाहे वो लोगों की मदद करना रहा हो, चाहे मजदूरों के लिए 1000 बसें रही हो, चाहे लखीमपुर का नरसंहार में श्रीमती प्रियंका गांधी की उपस्थिति रही हो जी। तो चूंकि हम जनता के बीच बराबर खड़े रहे हैं और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सभी जो बैठे हैं वो अपने सम्मानित दलों के प्रतिनिधि हैं, तो हमें लगता है कि 10 मार्च के बाद बहुत शीघ्र ही नतीजे हमारे सामने होंगे। थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। ठीक है, पूरी तरह सकारात्मक है। जी जी, यानी कि आप पॉजिटिव हैं कि इस बार कुछ आपके पक्ष में भी मतदान हो सकता है या आपको कोई सीट मिल सकती है, ये समझे? आपका प्रश्न मुझसे ही है? मैं कह रही हूँ जिस तरीके से आपने कहा कि इस बार हम पॉजिटिव हैं, तो ये समझे आपकी इस बात से कि इस बार कांग्रेस पूरे जोर आजमाइश जो की है उसका असर दिखाई देगा, यानी कि आपको फल मिलेगा उसका, जो कोशिशें लगातार हुई है कांग्रेस महासचिव की ओर से।
हाँ जी, उत्तर प्रदेश में लगभग 3 दशकों से हम सत्ता में नहीं थे और ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे संगठन की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी के इंचार्ज बनने के बाद से लोगों में भी उत्साह है, संगठन में भी लगातार फेरबदल हुए हैं, धरातल पर भी हम सक्रिय हुए हैं। तो निश्चय ही जब हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों के साथ खड़े हैं, देश में जनता की वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हों, हमारे पास कोई पोलराइजेशन या फॉसिज्म या ध्रुवीकरण का तो राजनीति है नहीं। हम तो महंगाई के विरोध में खड़े हैं, हमने कोरोना के लिए बात किया, हमने पेगासस स्नूपवेयर के बारे में बात किया, हमने सरकार की सारी नाकामियों और कारगुजारियों पर बात किया, चाहे वो देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो चाइना का टेरर लेकिन रहा हो, सूची जी चाहे वो देखिए, ये पेंटागन के तमाम जो रिपोर्ट हो। मुद्दे आप गिना रहे हैं, ये मुद्दे राष्ट्र व्यापारी हैं, यानी कि राष्ट्र हित वाले मुद्दे हैं। लेकिन फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हो रहा है वो लोकल मुद्दों के आधार पर होता है। ऐसे में जनता को लोकल मुद्दों के आधार पर भी क्या पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें, सरसों के तेल की कीमतें, सब्जियों की कीमतें क्या बेरोजगारी इफेक्ट नहीं करती? जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ऐसे वीडियो ट्वीट किए जाते हैं जो नौकरियां दी ही नहीं गई, जब मुख्यमंत्री योगी के भाषण में वायरस डिपार्टमेंट में भाषण देते हैं कि 21 को भर्ती हो गई, वहां कोई नोटिफिकेशन निकला ही नहीं, एक भी भर्ती सरकार ऐसी न करा सकी जिसका पर्चा न लीक हुआ हो। बिजली कर्मियों का पैसा सरकार ने DHFL मुन्ना इकबाल मिर्ची की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। मिड डे मील के घोटाले आप देख लीजिए, क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली देख लीजिए, ऑक्सीमीटर खरीदा 13,000 रुपए का, लाशें बह के आई नाइजीरिया से, शमशान घाट में टोकन बट गए। तो प्रदेश की जनता तो त्राही त्राही कर रही है। और 10 मार्च मैं आपके को पास फैसला लौटूंगी। भारतीय जनता पार्टी। मैं हमारे साथ सत्यजीत सिंह भी हैं जो कि प्रवक्ता PSPL हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। मेरा देखो तो मन ही नहीं लग रहा है। आपको आवाज मिल पा रही है सत्यजीत जी? जी, आवाज आ रही है। बहुत स्वागत है आपका। देखिए, आप PSPL के प्रवक्ता है, लेकिन उम्मीद है कि आप समाजवादी पार्टी के पक्ष में भी अपनी बात रखेंगे। और सवाल आपसे यही है, आपने लगातार सुना होगा प्रवक्ता कांग्रेस को, वो आप कांग्रेस को कितनी बड़ी टक्कर मान रहे हैं इस चुनाव में, और इसके अलावा समाजवादी पार्टी खासतौर से 7वें फेज में कहाँ मौजूद है? देखिए साक्षी जी, सवाल टक्कर का नहीं है, सवाल सत्ता पे कौन आएगा, शासन पे कौन आएगा, जनता किसको पसंद कर रही है और जनता की पहली पसंद क्या है, सवाल इस बात का है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरा हो चुका है। 7वें चरण में हमारी उपस्थिति उपलब्धि दर्ज है। गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि कौन दल आ रहा है, कौन दल जा रहा है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि सत्ता में जो सत्तासीन थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो रही है और समाजवादी गठबंधन वो पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहा है। देखिए, हमारे कार्यकाल में 12 से 2017 तक जो हमारी उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों को अब जनता याद कर रही है। हमने उस समय भी देखा था कि हमने मेट्रो चलाया था, हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, हमने न जाने कितने काम किए थे। और उन कामों को जब जनता को मौका मिला 2017 से और 2022 तक का और 2012 से 2017 तक का, तो दोनों को कंपैरिजन किया जनता ने, तुलनात्मक अध्ययन किया और उस तुलनात्मक अध्ययन में ये पाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा समाजवादी पार्टी बेहतर काम करती है। तो आज जनता के समझ में पूरी तरीके से आ चुका है कि केवल नारों की सरकार, खोखले वादों की सरकार ये ठीक है कि काम करने वालों की सरकार ठीक है। तो अब जनता ने मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन को, जो गठबंधन की सरकार है, लेकिन वादे तो बहुत आपकी ओर से भी हो रहे हैं लगातार इस बार। जी, वादे तो आप लोग भी कर रहे हैं ना? हम वादे, हाँ, हम वादे करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। हमें याद है कि हमने वादा किया था, माननीय शिवपाल सिंह यादव उस समय PWD मंत्री के साथ साथ सिंचाई मंत्री हुआ करते थे। नहरों को पानी मिलता था, किसानों को खाद बीज मिलता था, हेड से टेल तक पानी फीड होता था। आज क्या है, हेड पे पानी पहुंच जाता है, टेल फीड दिखा देते हैं। ये आंकड़ों के जादूगर हैं, कागज पे टेल तक फीड कर देते हैं। कहीं कोई जनता के बीच में आप जाएंगे तो राहत की बात नहीं है, सिर्फ वादों की बौछार है। तो वादों की बौछार करना और वादा करके उन वादों पे खरा उतरना, दोनों में बड़ा अंतर है साक्षी जी। तो हम वादा करके वादों पे खरा उतरते हैं। हमने पहले नजीरें पेश की हैं और फिर हम सत्ता में आने जा रहे हैं। हम नजीरें पेश नहीं करेंगे, हम प्रमाणित कर देंगे कि काम कैसे किया जाता है और उत्तर प्रदेश का भला किस दल के द्वारा हो सकता है, किस गठबंधन सरकार के द्वारा हो सकता है, ये 2022 के चुनाव में हम जीत कर दिखाएंगे साक्षी जी। लेकिन सत्यजीत जी, आपको क्या लगता है इस फेज में कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं जनता के बीच में और किन मुद्दों के आधार पर मतदान हो रहा होगा?
खासतौर से अगर आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट कर रही होगी? साक्षी जी, परिवर्तन पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में 24 करोड़ की आबादी में दिखाई पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि जनता उतावली थी कि कब हमारे यहाँ किस चरण में, जिस चरण में जैसे 7वें चरण का मतदान हो रहा है, तो इंतजार कर रही थी कि कब हमारे यहाँ चुनाव हो और कब हम भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को पलट के रखते। जहां तक मुद्दों की बात है तो हम तो बार बार कहते हैं, हमारे लोहिया जी ने कहा था कि तवे पे रखी हुई रोटी को पलटते रहना चाहिए, नहीं तो रोटी जल जाती है और जलने के बाद फिर रोटी किसी काम की नहीं रह जाती। तो इसी तरीके से सत्ता का परिवर्तन भी होना जरूरी है। तो जनता ये जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वादों की सरकार थी, इसको पलट रोटी की तरह पलट देना चाहिए, तभी रोटी स्वस्थ रहेगी और व्यक्ति जो खाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। तो हम मुद्दों की जब बात करते हैं साक्षी जी, तो हमारे पास मुद्दों की कमी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने राहत नहीं दी, जनता त्राह त्राही कर रही थी, जनता पस्त थी, जनता के हालात ये थे कि वो सोच रही थी कि हम इस जालिम सरकार से किस तरीके से मुक्ति पा जाएं। यह सबसे बड़ी बात थी साक्षी जी। और आज वो समय आ गया है 7वें चरण का। पूर्वांचल की जनता इनको करारा जवाब देगी साक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई दो राय। ठीक है, आपकी इस बात पर कांग्रेस के प्रवक्ता का क्या रिएक्शन है वो उनसे जान लेते हैं। आपने सुना होगा किस तरीके से तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं इनकी ओर से, कितनी सहमत हैं आप? देखिए, सपा प्रवक्ता की बात से मैं सहमत हूं और केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट किया गया है और प्रदेश में अखिलेश यादव जी की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट किया गया है। किंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अपनी मौलिकता क्या है? दूसरे दलों के नेताओं को तोड़ के लाना, दूसरे दलों के ड्राफ्ट का नाम बदल देना, दूसरे की उपलब्धियों पर फीते काट देना और खुद जो है धार्मिक ध्रुवीकरण करना, खुद जो है शमशान कब्रिस्तान, हिंदू पलायन, 80-20, चर्बी गर्मी। तो ये तो गुंडाई करने के लिए ये लोग सत्ता में हैं। संवैधानिक पदों की क्या मर्यादा है, भाषा का क्या आचरण है, जनता की क्या समस्याएं हैं, इससे तो कोई सरोकारी नहीं है। चाहे प्रधानमंत्री जी का झूठ बोलना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी का धमकी लेकिन देना हो, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी से कितनी टक्कर मिल रही है, इस पर भी जवाब जरा दीजिए आप। देखिए, लोकतंत्र में जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, तो मुझे लगता है कि टक्कर कोई भी दे, लेकिन एक मजबूत उनको, चाहे वो फार्मर्स डिस्ट्रेस हो, जो 700 किसानों की शहादत हुई और सरकार के पास आंकड़ा नहीं था, और जिन किसानों को सरकार ने आतंकवादी और पाकिस्तानी, एंटी नेशनल, पॉप स्टार, पोर्न स्टार, गड्ढे खोदे, बैरिकेडिंग लगाई, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया, और उसके बाद जो है फिर प्रधानमंत्री जी 8 बजे प्रकट होकर बताते हैं कि त्याग और तपस्या में कमी रह गई। और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो टेनी, वो गृह मंत्री जी बाहुबली ढूंढ रहे थे ना दूरबीन से, प्रदेश में कोई बाहुबली नहीं दिख रहा था, ना तो क्रिकेट खेलते ना पड़ोस में। तो लखीमपुर का जो नरसंहार है, यह सब चीजें चुनाव में बिल्कुल मैटर करेगी। बात किसी क्षेत्रीय दल की या बात राजनीति की नहीं है, बात जनता के हितों की है। लोकतंत्र में जब कोई सरकार ये इच्छा रखती है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति अपनी गरिमा के विपरीत अपने नमक की दुहाई दे, तो ये एक शर्मनाक दौर है। बाकी प्रधानमंत्री जी कितना साहसी हैं उस दिन प्रमाणित हो जाएगा, जिस दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे। तो गटर के पानी, गैस से चाय बनाना हो या आसमान में राडार ढूंढना हो, A+B का, लेकिन देखिए अगर हम देखें खासतौर से तो भाजपा पार्टी की ओर से, खासतौर से विपक्ष पर, खासतौर से अगर बात करें समाजवादी पार्टी पर, माफिया और गुंडागर्दी के मुद्दे पर वो घेरते हुए आते हैं, तो इस उनके बात में कितना दम आपको दिखाई देता है कि जो जनता है वो माफिया और गुंडागर्दी के आधार पर किस तरीके से वोट कर रही होगी? देखिए, झूठ बोलने में तो बीजेपी की कोई स्थानी नहीं है, उनका कोई भी आदमी मुकाबला नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि गुंडागर्दी, तो क्या चिन्मयानंद समाजवादी पार्टी का सदस्य है, या फिर कुलदीप सेंगर जो है समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, या फिर NJ अकबर समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं, या फिर जो अब अन्य अपराधी हैं जो उनके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने के लिए आधा दर्जन मुकदमा पंजीकृत होना अनिवार्य है। अगर आपको यकीन ना हो तो टेनी का वीडियो देख लीजिए, खुलेआम जनता की मीटिंग में वो ये बात कह रहा है कि मेरा इतिहास जो जानते ना हो वो जान ले। तो एक ऐसा गृह मंत्री जो तड़ी पार रहा है, एक ऐसी, मैं ज्यादा विशेष नहीं जानना चाहती हूँ, चाहे महिलाओं की जासूसी हो, चाहे गोधरा हो, चाहे गोरखपुर में तमाम हुए दंगे रहे हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर रहा हो,
चाहे संगीत सोम रहे हो, चाहे प्रवीण तोगड़िया रहे हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, गुंडों की जमात है भारतीय जनता पार्टी। और खुली गुंडागर्दी संसद के अंदर, जो संसद का चरण छू के संसद में घुसे थे, उन्होंने शीतकालीन सत्र को रद्द करके उसी संसद की गरिमा को तार तार कर दिया, राज्यसभा टीवी म्यूट करके ये काले कानून पास करा लिए। तो ये गुंडागर्दी होती है लोकतंत्र में, संविधान में, जो संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जासूसी कराते हैं, जो इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेते कि वो विपक्ष के नेताओं समेत सेना के राष्ट्राध्यक्षों तक की। लेकिन ठीक है, देखिए जिस तरीके से अगर हम बात करें फिलहाल विधानसभा चुनाव की ही खास तौर से, इस बार पूर्वांचल में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, थोड़े से जो हालात हैं वो बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कर लिया है सुभाषपा के साथ, और भी दल है। इसके अलावा अगर बात करें भाजपा पार्टी की, तो भाजपा पार्टी ने भी गठबंधन किया हुआ है, उसके पास भी अपने अपने दल है। लेकिन ऐसे में कांग्रेस अकेली है, कांग्रेस की नैया पूर्वांचल में कैसे पार होगी फिर? देखिए, कांग्रेस इस देश की आत्मा है। इस देश में कांग्रेस की स्थिति बरगद के वृक्ष के जैसी है। दशकों कांग्रेस की सत्ता रही है, दूर दूर तक कोई दल नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस ने कभी असंवैधानिक तरीकों से दूसरों को कुचलने का कार्य नहीं किया। इसी भारतीय जनता पार्टी की 2 की स्थिति थी, और सम्मानजनक रूप से हमारी सरकारों में चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे हो, चाहे स्वयं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो, जिस कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना लेके प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए, और 8 वर्ष से उसी कांग्रेस की संपत्तियों को बेच रहे हैं, और आज भी अभी 1 घंटे 40 मिनट के भाषण में 60% भाषण उन्होंने कांग्रेस को समर्पित किया, जवाहरलाल नेहरू जी को समर्पित किया। तो आप इससे कांग्रेस की महत्ता का अनुमान लगा लीजिए कि कितना भय है गोडसे के उत्तराधिकारी में कांग्रेस को लेकर, क्योंकि कांग्रेस ही वह बीज है जो इस देश से सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ कर फेंकेगी, जो मनुष्यता के हितों की रक्षा करेगी, जो संवैधानिक मूल्यों की लड़ाई लड़ेगी, जो देश में वैचारिकी की लड़ाई लड़ेगी, और उसको मिटाने की हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती रही है, जिसमें वह कभी सफल नहीं होगी। कुंठाग्रस्त है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अस्तित्व को लेकर। वो जानते हैं कि कांग्रेस की स्वीकार्यता है, कांग्रेस का वैभव है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कामरूप से कच्छ तक। नकली सपने और झूठे वादे दिखाकर प्रोपेगेंडा मशीनरी की मदद से, अपनी एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, पब्लिशिंग के माध्यम से कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनका अहंकार उनके मुंह से बोलता है। उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है उनके पास सिवाय फोटोशॉप और मीम के। अभी मैंने कल परसों में एक मीम देखा कि उसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रहे थे कि 5-6 घंटे के लिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवा कर जो है वहां के बच्चों को छुड़ा कर लाएं। तो आप सोचिए, जब उनकी मशीनरी देश के भोले भाले संवेदनशील लोगों की भावनाओं को छलने के लिए लगातार झूठ परोसती है, इतिहास के गलत तथ्यों को प्रस्तुत करती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरी जेनरेशन के दिमाग के अंदर जहर भर रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षा की बात करिए तो कोई नहीं। 30 जिला चिकित्सा सैलानियों का नाम बदलकर मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जेवर एयरपोर्ट में बीजिंग का फोटो लगा लेते हैं, सिलेंडर में लगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि तमाम मुद्दे आपके पास हैं जिन पर आप अपनी बात रख रही हैं। ठीक है, आप दोनों ही मेहमान बने रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। देखिए, लगातार 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। फिलहाल वोट परसेंटेज कितना बना हुआ है, इसकी अपडेट आपको हम दे दें। जहां सुबह 9 तक का वोट परसेंटेज हो चुका है, जौनपुर में सबसे ज्यादा है, देखिए 10% मतदान हो चुका है। इसके अलावा देखिए चंदौली में अब तक जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ रहा है 11.25%। तो वोट परसेंटेज की अपडेट आपको हम दे रहे हैं। फिलहाल जौनपुर और चंदौली ये 2 जिले हैं जिनकी अपडेट सामने आ पाई है। तो वोट परसेंटेज आपको लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ रजा रिजवी जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंचन द्विवेदी हैं जो कि प्रवक्ता भाजपा हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और पीएसपीएल के प्रवक्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए कंचन जी, आपसे सवाल मेरा यही है, लगातार हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, तमाम प्रवक्ता जुड़े हुए थे, वो लगातार भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ये सामने आ रहा है। देखिए 6 फेज बीत चुके हैं और इन 6 चरणों में अगर हम गौर करें तो लगातार भाजपा पार्टी की ओर से बुलडोजर नीति का सहारा लिया गया, यानी कि बुलडोजर नीति के सहारे ही तमाम बातें जो है भाजपा ने रखी कि हम लगातार माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं। ऐसे में इसी फेज में यानी कि 7वें और आखिरी फेज में इसी नीति की अग्नि परीक्षा होनी है, तो इसका असर आपको क्या लगता है कितना पड़ेगा?
जी जी, मैं बहुत बहुत नमस्कार मेरा बाकी सभी पैनलिस्ट को भी। देखिए, हम बस एक ही बात कहेंगे कि हमारा जो एक नीति है वो हमेशा से रही है और हम लोग नीति और नियमों के अनुसार ही चुनाव लड़ते रहे हैं और उस पद्धति से ही कार्य करते रहे हैं जिसमें कि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो, राष्ट्र की जो हित के लिए जो भी बातें हैं उन सब चीजों को रखते हुए हम चुनाव लड़ते रहे हैं। और जब विकास पर चीजें आती है ना, पहले लोग कभी दंगों पर चुनाव लड़ते थे तो कभी लोगों के अनहितों पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी इस टर्न में आई है तो वो लोगों के हितों पर चुनाव लड़ती है। आप देख ही रही हैं कि पहले भी हमारा कितना अच्छे से बहुमत आया है और इस बार भी बहुत अच्छे से ही बहुमत आएगा। हम लोग बहुत अच्छे से विकास के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, कहीं से कोरो कसर संदेह नहीं है कि हमारा जो भी स्तर है वो उतना ही जा रहा है जो पिछले चुनाव में हुआ था वो इस बार भी होने वाला है। आप देखेंगी कि जो हम लोग आश्चर्य कर रहे हैं वो जरूर होगा, जिससे पिछली बार आश्चर्य हुआ था वैसे इस बार भी आपको आश्चर्य मिलेगा, बहुत अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। आप भी सोचेंगी कैसा हुआ, क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी एक भूमिका तैयार करते हैं जैसे पिछली चुनावों में की, चाहे वो बबुआ हो चाहे फिर वो बुआ जी हो, उनके साथ मिलकर के कि हम तो जीत रहे हैं ऐसे करके। बाकी सब जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो सभी लोग ढक्कन बन जाते हैं। तो वही कहने का मतलब है ये लोग सब लोग जाने वाले हैं और कोई आएगा नहीं, क्योंकि विकास ही जनता को चाहिए। यूपी की जनता इन लोगों से त्रस्त हो चुकी है, पारिवारिक परंपराओं से त्रस्त हो चुकी है, इसलिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। हमारी तरफ उनका हमेशा से रुझान रहा है क्योंकि हम लोग हर क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं। साक्षी जी, जैसे खेल की एक पद्धति होती है जिसे हम लोगों ने देखा है कि कभी भी जब पिछली सरकारें हैं कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ की वजह से खेल पर कितना ज्यादा रुझान दिया जा रहा है। विद्यालय बनाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं, आपको मालूम होगा। और इसके बाद भी अगर चिकित्सा का भी अगर मैं थोड़ा सा रुझान कर लूं तो पहले उन चीजों पर बहुत ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान को लेकर के कितने सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं, 6 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बाद में लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी चिकित्सालय उनके नाम से बन रहा है, निर्माण हो रहा है कि जिससे लोगों को पढ़ने में सुविधा हो सके, लोग अच्छी चिकित्सा विद्या के साथ में अपने राज्य में आ सके, भारत में आ सके, जिससे सभी को स्वास्थ्य के लिए लाभ मिल सके। तो मैं कह सकती हूँ कि हर क्षेत्र में हमने ध्यान दिया है। अगर मैं भारत की बात करूं तो साक्षी जी, पॉइंट हमेशा पीछे छूट जाता था हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत का नाम कला से जाना जाता है, हमारे भारत का नाम कलाओं की वजह से, लोगों की वजह से जाना जाता है विश्व में, और इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, कोई सरकारें ध्यान नहीं देती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर के चलती है, संस्कृति को जानती है, इसलिए कला के क्षेत्र में भी कितना काम हुआ है ये आप समझ सकती है। तो इसलिए कहने का मतलब हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इस बात को ठीक है, आपकी इस बात का जवाब मैं लूंगी प्रवक्ता पीएसपीएल से, लेकिन सवाल मेरा अब है रिजवी जी आपसे। देखिए रिजवी जी, अब तक 6 फेज में मतदान संपन्न हो चुका है, 6 फेज हमारे खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब बारी है 7वें फेज की। ऐसे में 6 चरणों के बाद 7वें फेज में आप माहौल किस तरीके से देख पा रहे हैं? किन मुद्दों के आधार पर इस बार पूर्वांचल में खास तौर से चुनाव हो रहा है, लोग मत करने पहुंच रहे हैं? आपको आवाज मिल पा रही है रिजवी जी? हाँ, आवाज मिल पा रही है। देखिए सर, आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है जी। देखिए रिजवी जी, जिस तरीके से अब तक 6 फेज बीत चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं, ऐसे में लगातार अब 7वें फेज में, जो कि आखिरी फेज है, और इस आखिरी फेज में पूर्वांचल में खासतौर से जहां पर महत्वपूर्ण जिले हैं, आजमगढ़ है, वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है, मऊ है, मिर्जापुर है, तमाम जिले हैं, लगभग 9 जिले हैं। इन जिलों में कौन कौन से मुद्दे आपको हावी लग रहे हैं जहां पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे होंगे आज? देखिए, लोकसभा का विधानसभा का जो 7वां चरण है ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यहाँ बाहुबली, धनबली, आध्यात्मिक केंद्र, धार्मिक केंद्र सब मौजूद है। यहाँ बुनकर मौजूद हैं, यहाँ सिल्क की साड़ी के लोग मौजूद हैं, दस्तकारी मौजूद है। तो यहाँ का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और दूसरा इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि बनारस के, वाराणसी के प्रधानमंत्री जो है, एमपी जो है वो प्रधानमंत्री हैं, और बगल में आजमगढ़ जनपद के जो है वो एमपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अखिलेश यादव जी है। तो अब जाहिर सी बात है कि इन दोनों के लिए भी बहुत बड़ा जो है वो एक तरीके से इम्तिहान है
कि आजमगढ़ के आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आजमगढ़ में आप कितनी सीट जीत के लेके आ सकते हैं, और आप बनारस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मोदी जी, कितनी सीटें वहां जीत के आ रही हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पहले बनारस की 8 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में गई थी, और आजमगढ़ की जो सीटें थी, आजमगढ़ का बिल्कुल एक अलग तरीके का चुनाव था, उसमें जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी जो है स्थिति में नहीं थी। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जो है 5 सीट पाई थी, बीएसपी जो है 4 सीट पाई थी, और बीजेपी 1 सीट पाई थी। अब ये दोनों जो मतलब आप कहिए बनारस और आजमगढ़, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मऊ तो जो है वो बाहुबली का माना जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ साक्षी जी, वो बड़ी बात हुई है। वो बड़ी बात ये हुई है कि जो बाहुबली लोग थे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक हो, उन लोगों ने खुद एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा, वो अपने बच्चों को उतारते रहे, अपने बेटों को उतारते रहे, जबकि अब आप देखिए सदस्य जो है। बिल्कुल ठीक है रिजवी जी, मैं आपके पास लौटूंगी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जौनपुर से है। धनंजय सिंह और लकी के समर्थकों में नोकझोंक हुई है। धनंजय सिंह के समर्थक लगा रहे हैं फर्जी मतदान का आरोप। बक्सर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है प्राइम न्यूज पर, सबसे पहले ये अपडेट, जहां पर जौनपुर में धनंजय सिंह के समर्थक फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं। और देखिए धनंजय सिंह और लकी के समर्थकों में नोकझोंक हुई है। मल्हनी विधानसभा सीट जहां से मैदान में उतरे हुए हैं, और देखिए वहीं पर धनंजय सिंह और लकी के समर्थकों में नोकझोंक देखने को मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है, और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार फर्जी मतदान का आरोप लगाया जा रहा है धनंजय सिंह के समर्थकों की ओर से। तो बक्सर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया है। तो लकी और धनंजय सिंह के जो तमाम समर्थक हैं, उनके बीच में नोकझोंक देखने को मिली है, और फिलहाल फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया है दोनों ही पक्षों की ओर से, एक तरीके से कह सकते हैं। और देखिए जो पूरा मामला है वो जौनपुर के बक्सर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है, जहां धनंजय सिंह के समर्थक फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं। तो जौनपुर से बड़ी खबर है, जहां धनंजय सिंह और लकी के समर्थकों में नोकझोंक हुई है, और नोकझोंक हुई है जहां पर धनंजय सिंह के समर्थक फर्जी मतदान का आरोप लगा रहे हैं, जो कि काफी गंभीर है अपने आप में। तो ऐसे ही लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है चुनाव के बीच में। और इसी बीच जौनपुर से ही खबर है, जहां पर धनंजय सिंह के समर्थकों की ओर से फर्जी मतदान का आरोप लगाया गया है। तो लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए सत्यजीत, सवाल अब आपसे है। अब बात हो रही थी रिजवी की ओर से आजमगढ़, खासतौर से आजमगढ़ में फिलहाल एक तरीके से बोल सकते हैं कि अखिलेश यादव की भी साख दांव पर है, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटें हैं, पिछली बार केवल 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। इस बार कितनी उम्मीदें हैं, टक्कर मिल रही है? देखिए साक्षी जी, हमने तो पहले चरण से 6वें चरण तक बताया कि हमारी उपलब्धि उपस्थिति दर्ज है, और हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। रही बात आजमगढ़ की, या फिर इस 3 मंडल के 9 जिलों की बात, जो 7वें चरण में पड़ा हुआ है, ये तो हमारी पहले से ही स्थापित सीटें हैं। ये समाजवादियों का गढ़ रहा है, चाहे बलिया रहा हो, चाहे आजमगढ़ रहा हो। विषम परिस्थितियों में भी हमने यहाँ जीत दर्ज की है। हमने 2017 में भी 11 सीटें हासिल की थी, और उसी जगह पे 2012 में हमने 32 सीटें हासिल की थी। तब 2017 में जब लोग भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए थे, उस समय भी हमारी उपलब्धि दर्ज रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7वां, यानी कि आपको ये कहना है कि आपके किले में कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है? सेंधमारी की बात नहीं है, बात यह है कि जनता जनार्दन होती है, और जनता ने फैसला ले लिया है कि भारतीय जनता पार्टी हुकूमत को हटाना है,
और गठबंधन की सरकार को उत्तर प्रदेश में लाना है, ये फैसला जनता ले चुकी है। यानी कि आपके वोटर्स शिफ्ट नहीं होंगे। ठीक है, आपका एक रिएक्शन है काशी विधानसभा सीटों को लेकर भी। देखिए, काशी में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 विधानसभा सीटें फिलहाल भाजपा के ही कब्जे में। जिस तरीके से आजमगढ़ में अखिलेश यादव की प्रतिष्ठा दांव पर कही जा रही, तो वहीं देखिए काशी में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिष्ठा दांव पर, क्योंकि सांसद है वो वहां से। ऐसे में काशी में अपनी जीत को लेकर या फिर सीटें अपने पक्ष में करने को लेकर कितने आश्वस्त आप लोग हैं? मुझसे पूछा जा रहा है जी, तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। हेलो, मुझसे जब पूछा जा रहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि काशी ही नहीं, देखिए परिवर्तन की लहर चल रही है, और जब परिवर्तन की लहर चलती है तो कोई एक स्पेसिफिक जगह पे ही नहीं चलती, 24 करोड़ की आबादी में चलती है, पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो परिवर्तन से काशी छूटा थोड़ी ना रहेगा, काशी में भी परिवर्तन होने वाला है, और काशी की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। आश्चर्यजनक परिणाम सामने आने वाले हैं, और ऐसे परिणाम आएंगे कि जो जनता की, चूंकि जनता जनार्दन होती है, बार बार मैं कह रहा हूं, तो ऐसे परिणाम आएंगे कि बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं ये भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि परिणाम कैसे आया है। अंडर करंट जिसको कहा जाता है वो चल रहा है साक्षी जी। तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि स्पष्ट बहुमत, पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात ये कि 7वां चरण, तो 7वें चरण में तो मैंने कह दिया कि हमारा गढ़ रहा है। गढ़ शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करूंगा, ये मैं कहूंगा कि यहाँ की जनता का लगाव समाजवादियों से हमेशा रहा है, और समाजवादियों के लिए ये बहुत बड़ी देन थी। इस क्षेत्र से हमारी हमेशा मांग रही है कि हम 2017 में ही जो भ्रम भ्रांति की स्थिति थी उससे थोड़ा सा दूरी बनी थी, लेकिन वो दूरी अब समाप्त हो चुकी है, पूरी तरीके से जनता मन बना चुकी है, और हमें पूरी तरीके से बहुमत देकर के सत्ता में लाने का काम करेंगे। कंचन जी, देखिए कहा जा रहा है कि काशी में परिवर्तन होगा, इस पर आपका जवाब? नहीं, काशी में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हुआ भी है, हो रहा है, आगे भी होगा, इसमें नो डाउट। वो तो होना ही है, क्योंकि वो काशी है और काशी शिव की नगरी है, और फिर नेतृत्व हो आदरणीय मोदी जी जैसा, तो बिल्कुल होगा। लेकिन मुझे एक बात, अभी शायद सपा के प्रवक्ता थे वो, और मैंने सुनी कि वो आजमगढ़ उनका गढ़ रहा, शायद वो कहना भूल गए। क्योंकि मैं आपको बताऊं एक बात, साक्षी जी आप भी जानती है कि मैं समाजवाद कहूं या फिर आतंकवाद हो, एक दूसरे के पूरक हैं आजमगढ़ में। क्योंकि जैसे कि सैफ मोहम्मद का नाम आता है, उनके पिताजी से सपा के एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वहां से सपोर्ट करते हैं, तो मैं कह सकती हूँ ये जनता भी जानती है, लोग भी जानते हैं, आतंकवाद और समाजवाद इन दोनों का बहुत अच्छे से संबंध है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। इसीलिए बेचारे अखिलेश जी हमारे बार बार जब दंगे होते हैं या फिर बम ब्लास्ट होता है बनारस में 2000 किसी भी एरिया की मैं बात करूं, 2016 की बात करूं, या फिर अगर मैं बात करूं कि जो भी बम ब्लास्ट इन्होंने कचहरी वगैरह में करवाए, लखनऊ में करवाए, कानपुर में भी करवाए, तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो ये सब बार बार लेकर के अखिलेश जी इनको छुड़वाने के लिए आ जाते थे। तो इसका मतलब है कि आतंक और समाजवाद दोनों एक ही हिस्से हैं, एक ही के पूरक हैं। इसलिए ये लोग कह सकते हैं इनका गढ़ है, लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि अब आतंकवाद इनका गढ़ नहीं रहा है। ये समाजवाद की पुपी जरूर बजा रहे हैं, लेकिन अगर ये आतंकवाद के भरोसे है तो ये भूल गए कि बुलडोजर रखा हुआ है, बुलडोजर चल चुका है, आधे लोग जेल में भरे हुए हैं और आधे जो बचे हुए वो भी भर जाएंगे। संपत्ति पूरी अवैध जो थी उनकी लूटी जा चुकी है, सरकार के खजाने में पहुंच चुकी है जो जनता की थी। इसलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और आगे शायद इनको ये पता भी नहीं है कि आतंकवाद और समाजवाद इन दोनों का संबंध भी हमें छुड़ाना है, क्योंकि हम देश के लिए हित करते हैं, हमारी जो पार्टियां हैं उनके लिए भी हित करेंगे, इसलिए इनके संबंध को विच्छेद करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए ये भूल जाए कि उनका गढ़ है या आतंकवाद का गढ़ है या समाजवाद का गढ़ है। ठीक है, देखिए रिजवी जी, आपने थोड़ी देर पहले आजमगढ़ की बात करी थी। अगर खासतौर से हम बात करें फिलहाल काशी की, तो काशी की 8 विधानसभा सीटों में से 6 तो भाजपा के पास ही हैं, लेकिन इस बार समीकरण किस तरीके से आपको बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, खासतौर से काशी की दक्षिण विधानसभा सीट पर और कैंट विधानसभा सीट पर? कि जो आप कह रही हैं वो सही कह रही हैं कि बीजेपी जो है वो 8 में से 6 सीट ले गई थी, लेकिन एक जो है वो अपना दल सोनेलाल ले गया था, और एक सीट जो है वो सुभाषपा को मिली थी जब राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोलैबोरेशन करके चुनाव लड़ रहे थे गठबंधन के साथ, तो वो एक सीट जो है वो ले गई थी 8 में से। तो इस तरीके से आप वर्तमान समय में कह सकते हैं कि 7 सीटें जो हैं वो भाजपा के पास थी। तो अब वहां के चुनाव देखिए, वहां 3 जो है वो मिनिस्टर लड़ रहे हैं, और चाहे वो रविंद्र जायसवाल हो, चाहे जो नीलकंठ तिवारी हो,
और नीलकंठ का जो विधानसभा है वो बिल्कुल विधानसभा जो ऐसा है कि वो बिल्कुल जो मंदिर है काशी का, उस मंदिर का पूरा हिस्सा है। और काशी का चुनाव तो लड़ा जा रहा है, जाहिर सी बात है। प्रधानमंत्री कई दिन वहां रहे, रोड शो किया, जनता से मिले, चाहे दुकान पर बैठे मुझे एहसास कराया कि भाई मैं मेरा पार्लियामेंट हूँ तो मैं आम जनता से बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ। तो ये कही है। लेकिन आज नीलकंठ तिवारी ने वोट देने के बाद भी एक चैनल से कहा उन्होंने कि साहब ऐसा है कि मैंने बहुत से काम यहाँ विकास के किए हैं और जो विकास के काम हमारे छूट गए हैं वो हमको जिताइए हमारी सरकार, तो हम फिर और करेंगे। और अगर आम जनता को लगता है कि हम बहुत अच्छा काम नहीं कर सके हैं तो हम माफी के साथ कहना चाहते हैं कि हम और अच्छा काम करेंगे। तो ये जो वहाँ की रणनीति है, यही रवि जायसवाल जब आए तो उनकी बीबी से किसी ने पूछा कि भाई ऐसा है कि आप चुनाव देके आई हैं तो आप करेंगे, कहने भाई बहुत जो है मजबूती से चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव तो आखिरी तक लड़ना चाहिए। तो कहने का मकसद है कि हर कैंडिडेट आश्वस्त होते हुए भी आश्वस्त नहीं है इस चुनाव में, क्योंकि ये जो चुनाव है आपके बहुत टफ फाइट का चुनाव है। अगर कोई ये कहते, बीजेपी कहते कि मैं जीत रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कहते कि नहीं तब मैं सरकार बना रहा हूँ, तो अंडर करंट बहुत से भाप नहीं पाए हैं। रीजन ये था है कि मतदाता बहुत समझदार और बहुत चालाक रहा है, और किसी को देखा है बात किसी करता है, कहता कुछ है कर जाता है, तो इसलिए अंडर करंट। और एक बड़ी बात और सच की आपको बताएं कि इस चुनाव में दलित वोटर किधर गया है, ये जरा से देखने की बात है। दलित वोटर अगर इधर गया है उधर की जो है वो पार्टी चुनाव में जरा से मजबूती की तरफ रहेगी। और दलित यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है इसमें क्षेत्रीय दल जो है बेहद ही निर्णायक भूमिका में होने वाले हैं। लेकिन एक और जानकारी, एक और आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने सहयोग लिया हुआ है तमाम क्षेत्रीय दलों से, लेकिन कांग्रेस अकेली है, तो कितनी मुश्किलें कांग्रेस को लेकर आ सकती हैं इस बार? देखिए, कांग्रेस की एक सीट जो है वो अजय राज जो लड़ रहे हैं वो बड़ी मजबूती से सीट जा रही है, क्योंकि 4 बार के वो विधायक रह चुके हैं और वहाँ कांग्रेस ने जो है अपना जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वहाँ प्रचार भी किया है और प्रियंका भी गई है। तो कांग्रेस कहीं कहीं बहुत मजबूती से लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में नहीं आ पा रही कि वो सरकार बना लेगी या उसके कुछ चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, तो इस स्थिति में कांग्रेस नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने प्रयास किया है और प्रयास करके वो लड़े हैं और उन्होंने कहीं ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी दे दिए हैं कि जो कई बार के जो है वो एमएलए रहे हैं और टिकट नहीं पाए तो इधर आ गए। तो कांग्रेस का भी वर्चस्व है, लेकिन इस क्षेत्र में बाहुबलियों का बहुत बड़ा है योगदान है। अब आप देखिए जो मुख्तार अंसारी के बेटे मुख्तार अंसारी के भाई सैफुल्लाह हैं, वो भी एमएलए रहे हैं, उनका बेटा लड़ रहा है मन्नू अंसारी। तो अच्छा, कई लोगों ने अपना विधानसभा छोड़ दिया, जैसे आप देखिए चौहान जो सपा के अंदर आए हैं, दारा सिंह चौहान, उन्होंने अपना विधानसभा मधुबन से घोषित चल रहे हैं, तो मतलब अपना विधानसभा भी लोगों ने बदला है, ऐसा नहीं है। और आपने देखा अभी जो बात आ रही थी लकी यादव और धनंजय सिंह की, हमारा बहसे पत्रकार विचार ये है कि जब कोई आदमी कहे बूथ कास्टिंग हो रही है, कोई आदमी ये कहे कि साहब वहाँ जो है लूटा जा रहा है, तो हमें लगता है कि वो कैंडिडेट कहीं न कहीं हार रहा है और हार के कारण होने के नाते जो है वो ये प्रचार करता है कि साहब बूथ कैस्टिंग हो रही है और ये हो रहा है। जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है, जीतने वाला जो प्रत्याशी होता है वो प्रत्याशी हल्ला नहीं मचाता है, वो कहता है कि भैया हम जीत रहे हैं और चुपचाप अपना चुनाव जो चलना चाहिए, हमारा अपना एक वर्जन है, ये मेरा एक अपना वो जो है सोच है। और लकी यादव बहुत ज्यादा वोट से नहीं जीते थे, 5 वोट से जीते थे धनंजय से उस चुनाव के अंदर। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि सबसे कम वोट से हमें लगता है लकी यादव ही जीते थे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं विश्वास जी। देखिए, लगातार आपने बात सुनी होगी रिजवी जी की, इनकी बात से आप कितनी सहमत हैं? इनकी ओर से कहा गया साफ तौर पर कि कांग्रेस का वर्चस्व तो है लेकिन सरकार नहीं बना पाएंगे, इस पर आप कितनी सहमत हैं? और क्या लगता है आपको एंटी इनकम्बेंसी है जिसके सहारे ही आपको थोड़ी समर्थन मिल सकता है? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी है। और मैंने आपको अभी पूर्व में भी जब आपने बात करी, देखिए फार्मर्स डिस्ट्रेस जो वो सबसे बड़ा रीजन होगा, जो असंतोष है किसानों में, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और जिस तरह काले कानून लाए गए पूरे देश पर ही इसका असर पड़ा। और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा सूबा है, आवारा पशुओं की जो समस्या है, कृषि उपकरणों पर जो जीएसटी लगाया गया, किसानों की कर्ज माफी के नाम पर लघु किसान और सीमांत किसान का जो सरकार द्वारा छद्म जाल रचा गया,
गन्ना के भुगतान की बात हो, और सबसे बड़ी समस्या जो आवारा पशुओं वाली है। आप देखिए गांव देहात में लोग बहुत परेशान हैं, तो सरकार सिर्फ 5 किलो चावल और 1 किलो चना देकर जनता को आत्मनिर्भर बनाने के स्थान पर उन्हें अपने पर निर्भर बनाने का कार्य कर रही है। और लोगों ने कोरोना को प्रबंधन को देखा, लोगों ने ये महसूस किया कि ये असंवेदनशील सरकार है। जब इस सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारी करनी थी तब यह थाली घंटा दिया बजा रही थी। लोगों ने देखा कि सरकार ने किस तरह डेटा मैनिपुलेशन किया, क्या लोग, जिन लोगों की मृत्यु का सरकारी आंकड़ा हुआ और जो मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किए गए, दोनों घोर विरोधाभासी रहे। तो ये जो बुलडोजर प्रणाली लेके आए, अभी बड़ी गौरव से शायद कंचन जी बोल रही थी, मुझे नहीं पता वो स्पोक्स पर्सन है या, लेकिन देखिए उन्होंने कितनी आराम से कहा कि समाजवाद मतलब आतंकवाद है, मतलब आतंकवादियों को कंधार छोड़ने आप जाएंगे, बिरयानी खाने आप जाएंगे, दुम दबा के चीन का सामना आप नहीं कर पाएंगे। जब सीमा पर 20 जवान मारे जाएंगे तो आप बोलेंगे ना कोई घुसा है ना कोई घुसी है। तब उसका अनुवाद ग्लोबल टाइम्स करेगा और अपने मैंडरिन में छापेगा। ठीक है। 24 घंटे बाबर अकबर और आक्रमणता करने से आप बहादुर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, आप ही किसी बात का जवाब ले लेते हैं। कंचन जी जवाब दीजिए। नहीं, जवाब से पहले सवाल सुन लीजिए। पहले तो मैं कहूंगी कि ये शायद ये बात नहीं जानती है, जो भी है कांग्रेस की प्रवक्ता, इनको मालूम नहीं है कि जब चैनल पर व्यक्ति बैठता है तो उसका एक वजूद होता है, वो यूं ही नहीं बैठ जाता है। तो उनको ये बताइए कि स्पोक पर्सन ही होते हैं जो बैठते हैं या फिर पत्रकार हो। ये क्या है मुझे अब नहीं पता चल रहा है, क्योंकि इन्हें ये बात पता नहीं है। इसलिए बाकी मैं इनको बता दूं कि चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हमने अगर अब आप चुप हो जाइए क्योंकि आपका टर्न खत्म हो गया, मुझसे जवाब लीजिए। आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैं दे रही हूँ, सुनिए। साक्षी जी जैसे ये बोल रही है कि आवारा पशु, ठीक है, हमने, आप ये समझ सकती हैं कि 900 रुपए महीना किसान को देने का मतलब क्या होता है एक गाय के ऊपर, ये सभी लोग समझ सकते हैं। मतलब पर गाय 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से हम किसान को दे रहे हैं। और किसान अगर इसमें मदद, किसान के लिए दोनों बातें हो रही हैं, हम गौ माता की सेवा भी कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी कर रहे हैं और किसानों के लिए लाभ भी दे रहे हैं जिससे वो अपनी गाय का भी सुरक्षा कर सके और उनको भी लाभ मिले, उनकी गाय उनके घर पे रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू परंपरा के अनुसार गाय बहुत शुभ मानी जाती है। तो दोनों चीजों से उनकी किसानी भी बच जाएगी, उनकी खेती भी बच जाएगी, गौ रक्षा भी हो जाएगी और सरकार से उन्हें लाभ भी मिल जाएगा। तो इसमें किसान आगे चल करके हम पूरा कोशिश करेंगे कि वो उसमें लाभ ले और गायों की भी सुरक्षा करें। लेकिन हाँ, हम लोग कटवाने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे। आप मुझे एक बात इनसे जवाब दिलवा दीजिए कि चलिए ठीक है, आप इल्जाम लगा रही हैं, आपके पास इसका क्या रोड मैप है, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं या केवल बखान कर रही हैं बैठ करके? क्या प्रियंका गांधी जी ने सोचा भी है? उन लोगों को ये सब मालूम भी है कि गाय क्या होती है? जो लोग केवल एसी में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने कभी कुछ ये बताया है आपको कि उन्होंने क्या सोचा है गायों के बारे में, कि सिर्फ केवल बूचर खाने खोल करके कटवाना सोचा है? इनसे पूछिए क्या जानती है ये गायों के बारे में, क्या हो रहा है, क्या ये लोग सोच के रखे हुए हैं? सरकार में तो आने वाले हैं नहीं। ठीक है कंचन जी, आपकी इसी बात का जवाब मैं लूंगी विश्वास जी से। फिलहाल यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जौनपुर से ही खबर है, जहां पर जौनपुर की मल्हनी विधानसभा में ईवीएम खराब हुई है। बूथ नंबर 169 पर ईवीएम खराब हुई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जौनपुर से एक बार फिर से, जहां पर मल्हनी विधानसभा सीट, जहां पर कांटे की टक्कर है, वहां पर ईवीएम खराब हो चुकी है। बूथ नंबर 169 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी आ रही है। और देखिए तमाम जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपना समय निकालकर पहुंचते हैं, लेकिन फिलहाल ये यहां पर मतदान रुक चुका है, दिक्कतें आ रही है तमाम मतदाताओं को। बड़ी खबर देखिए टीवी स्क्रीन पर आपकी, जहां पर जौनपुर की मल्हनी विधानसभा में ईवीएम खराब हो चुकी है। बूथ नंबर 169 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी आ रही है। तो जौनपुर की मल्हनी विधानसभा में ईवीएम खराब हो चुकी है। बूथ नंबर 169 पर ईवीएम खराब हुई है। तो लगातार ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी हमने हर फेज में देखी है और इस फेज में भी देखिए जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट, जहां पर टक्कर काफी महत्वपूर्ण, काफी कड़ा मुकाबला है, वहीं पर फिलहाल बूथ नंबर 169 पर ईवीएम मशीन खराब हुई है। तो मैं वापस आऊंगी अपने मेहमानों के पास। देखिए विश्वास जी, आपने सुना है कंचन जी को, आप सबसे पहले उनका जवाब दीजिए, उसके बाद मुझे पहुंचना है सत्य जी के पास। आज है तो ये लोग शेख चिल्ली हैं, अपनी पीठ अपने आप थपथपाने की इन्हें आदत है और फर्जी की बातें करते हैं। इनका राष्ट्रवाद देखिए, ये काला पानी और मुखबिरी और पेंशन खोरी का जो इतिहास है, इनका काम ही है यही। बताइए, मेरी बात बताइए। माता है, आप अपने घर में जानते हैं
नहीं नहीं, आप अपने घर में गाय बांध लीजिए, कालिदास मार्ग में हाँ, बनवा तो मेरी लीजिए अपने पर्सनल सांसदों और अपने बात विधायकों को आप दे अपनी दीजिए। बात करिए ना, लेकिन पार्टी का स्टैंड रखिए ना, नहीं, आप देखिए, पर्सनल बातें देखिए, करने आई हैं यहाँ पे दोनों चैनल में। कुछ नहीं होता। हमें तो नहीं लगता कि आप कंचन जी, स्पोक पर्सन है, हमें नहीं लगता कि आप कंचन जी, प्रवक्ता है, आपको चलिए, ठीक है। चैनल में क्यों बैठा जाता है? तो चलिए ठीक है, माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी। कमी थी। कंचन जी, विश्वास जी, सत्य जी और रजा रिजवी जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ और बात करने के लिए, इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल ये मेगा कवरेज लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है।